तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले कृषि के प्रकार कि किस किस प्रकार की कृषि भारत में की जाती है। शस्य प्रारूप, इस वर्ड को ध्यान से अपने माइंड में रखेंगे कि शस्य प्रारूप क्या होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने शस्य प्रारूप हैं, यानी कितनी कृषि पद्धति हैं, कितनी टेक्निक्स हैं, कितने प्रकार से हमें कृषि की जाती है। मुख्य फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं और खाद्यान्नों के अलावा कौन सी मुख्य खाद्य फसलें, खाद्यान्न जो हम खाते हैं जैसे अनाज में गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, इनके अलावा और कौन सी खाद्य फसलें हैं, अखाद्य फसलें कौन सी उगाई जाती हैं और उनके लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए उनकी फसल उगाने के लिए। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार यानी स्वतंत्रता के बाद से भारत में कृषि में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चरल सुधार यानी संस्थागत सुधार किए गए हैं। कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है। खाद्य सुरक्षा क्या है और वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले जैसा कि सबको पता है कि भारत कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है और भारत की करीब 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में ही लगी हुई है। तो कृषि के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो जाता है कि जीविका निर्वाह कृषि यानी अपनी जीविका चलाने के लिए जो कृषि की जाती है उसे जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। इसमें कृषि के जो भूमि है, खेत हैं, वो छोटे छोटे आकार के होते हैं और खेती जो है आदिम कृषि औजारों, आदिम यानी पुराने जो कृषि औजार हैं जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी, इनकी मदद से की जाती है और इसमें कोई बाहर के श्रमिकों को नहीं लगाया जाता, परिवार और समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि जो है वो मानसून और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसान जो हैं वो छोटी छोटी जोतों का आकार बहुत ही छोटा होता है और वो केवल इतनी ही कृषि कर पाते हैं कि उनका जीवन निर्वाह हो सके, यानी वो बाहर उसको नहीं उन्होंने बेचना है, उन्हें अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए वो फसल उगाते हैं और वो प्राय सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी उर्वरक या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। पर्यावरण पर वो पूरी तरह से निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार की खेती को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। दूसरी प्रकार की कृषि है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी जिन भी राज्यों में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर गहन जीविका कृषि की जाती है। यह श्रम गहन खेती है। यहाँ पर श्रम यानी बाहर से मजदूरों को लगाया जाता है, बाहर से श्रम जो है इसमें खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह श्रम खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी केवल अपने जीविका निर्वाह के लिए ना करके ये बाकी देश की जनसंख्या के लिए भी जो कृषि की जाती है उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इसमें श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है और अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक और जैविक दोनों ही प्रकार के उर्वरकों और सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार की कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक यानी फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल जाता है कि व्यापार करने के लिए है, तो जहाँ व्यापार करने के लिए कृषि की जाएगी वहाँ पर अधिक पैदावार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अधिक पैदावार प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य होता है। इसके लिए वो अधिक पैदावार देने वाले बीज, जिनको हम की HIY बीज कहते हैं, HYY हाई यील्डिंग सीड्स कहते हैं, अधिक पैदावार वाले बीजों का इस्तेमाल और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग करके भी अधिक उत्पादन करने को प्राथमिकता दी जाती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। रोपण कृषि जब आपसे पूछी जाएगी तो रोपण कृषि
रोपण कृषि भी वाणिज्यिक कृषि है, यानी मेन रूप से निर्यात करने के लिए, दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उन्हें रोपण कृषि कहते हैं। जैसे कि रबड़ रोपण कृषि है, क्योंकि रबड़ का उत्पादन जो है वो आपकी जीविका निर्वाह वाली कृषि में नहीं आएगा और ना ही उसकी सारी खपत अपने देश में हो पाती है, तो हम उसका निर्यात करने के लिए मुख्य रूप से पैदावार करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो रबड़ जो है वो एक रोपण कृषि है और रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। इसके बाद आप शस्य प्रारूप, यानी भारत में कितने शस्य प्रारूप हैं, यानी कितनी कृषि पद्धतियां हैं। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। आपने पिछली सभी क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा है, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल से जून के बीच में उनको काट दिया जाता है। और रबी फसल के मुख्य उदाहरण हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सभी रबी फसलें हैं। दूसरा जो शस्य ऋतु है वो है खरीफ। खरीफ फसलें जो हैं वो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। और खरीफ मुख्य खरीफ फसलें हैं चावल, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। आपको इन सभी के उदाहरण याद होने चाहिए। तीसरा जो शस्य ऋतु है वो है जायद। जायद रबी और खरीफ दोनों फसलों के बीच में जब ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं, यानी जितने भी सब्जियां और फल ग्रीष्म ऋतु में आते हैं वो सभी जायद फसल कहलाते हैं। जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये सभी जो हैं या चारे की फसल जो है वो जायद ऋतु में बोई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूं, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ये सभी भारत में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। अब इनमें से चावल, गेहूं, दालें, ये सभी तो खाद्य फसलें हैं। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, जूट, ये सभी, रबड़, ये अब सभी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम चावल के विषय में पढ़ेंगे। चावल एक मुख्य खाद्य फसल है और हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो आप चीन लिखेंगे। चावल एक खरीफ फसल है और इसके लिए कैसी भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, कैसा तापमान चाहिए, ये सभी आपको पता होना चाहिए इसे उगाने के लिए, क्योंकि ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल मानसून के आगमन पर उगाई जाती है, तो इसका मतलब इसे तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए की आवश्यकता होती है और मानसून के मौसम में जो है वो आर्द्रता अधिक होती है। चावल की फसल कौन कौन से क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो उत्तर जो हमारे उत्तर पूर्वी मैदान हैं और तटीय क्षेत्र हैं या डेल्टा हैं, वहाँ पर ये उगाई जाती है। उत्तर पूर्व के मैदानों में जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तटीय क्षेत्र हो गए आपके कर्नाटक, उड़ीसा, और डेल्टा प्रदेश हो गए आपके पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर इन सभी राज्यों में चावल की फसल उगाई जाती है। दूसरी आपकी खाद्य मुख्य फसल है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और ये देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। जो मुख्य रूप से जो राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गेहूँ की फसल का उत्पादन किया जाता है। चावल खरीफ फसल है और गेहूं रबी की फसल है। और रबी की फसल है तो इसे उगाने के लिए शीत ऋतु में उगाई जाती है और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ ये उगाई जाती है। और पकने के समय जो है, जैसा कि हमने पढ़ा था, रबी की फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में यानी अप्रैल से जून के महीने में काट ली जाती है, तो पकने के समय खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। तो ये सभी इसकी भौगोलिक और तापमानीय परिस्थितियां हैं जो गेहूं की फसल को उगाने के लिए आवश्यक है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन में काली मिट्टी वाला प्रदेश। मोटे अनाज,
गेहूं और चावल मुख्य रूप से खाद्य फसलें हैं। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी भी भारत में उगाए जाने वाले अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा दालें, भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादन भी सबसे ज़्यादा यही होता है और उपभोक्ता भी भारत उपभोग भी दालों का सबसे अधिक करता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में यानी ड्राई क्लाइमेट में, ड्राई मौसम में भी उगाया जा सकता है। और भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा और कौन कौन सी खाद्य फसलें हैं, उसमें सबसे पहले आता है गन्ना। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से गन्ने की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ पूछी जाती हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण यानी गर्म मौसम में उगाई जाती है। यह फसल 21 सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। और मुख्य राज्य हैं जो इसके उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गन्ने के बाद दूसरा जो मुख्य खाद्य फसल है वो है तिलहन। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। इनका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है और इनमें कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपकी चाय। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि चाय किस प्रकार की कृषि है, जीविका निर्वाह, गहन या रोपण, तो आप उसमें रोपण पर टिक करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित यानी धुंध नहीं होनी चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु और केरल इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। चाय के बाद आपकी दूसरी खाद्य फसल है कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए अधिक विख्यात है। इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। इसके बाद रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और मुख्य राज्य जो इसका उत्पादन करते हैं वो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं? कई बार वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कपास, जूट, सन और रेशम, ये रेशेदार फसलें हैं। और भारत में ये 4 प्रकार की रेशेदार फसलें हैं जिनका उत्पादन किया जाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। इसे हम सेरीकल्चर भी कहते हैं। उसके बाद कपास एक खरीफ फसल है और इसके उत्पादन के लिए दक्षिण पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यानी किस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? वो है काली मिट्टी। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। और कपास की खेती के मुख्य राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय ये सभी राज्य जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और जूट को हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं। इसका प्रयोग बोरी, चटाई, रस्सी
तंतु व धागे, गलीचे, दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब ये सभी तो फसलें हो गई। भारत में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। भारत में शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, परंतु जिस प्रकार की हालत भारत की स्वतंत्रता के समय थी, अब स्वतंत्रता के करीब 70 वर्षों के बाद काफ़ी सुधार जो है कृषि में किए गए हैं। भारत की 60% से भी अधिक आबादी जो है वो अपनी जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि की समाप्ति करने की प्राथमिकता दी गई। 1960 और 70 में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई। अब इसमें हरित क्रांति क्या है और श्वेत क्रांति क्या है? हरित क्रांति जो है वो अधिक से अधिक उत्पादन करना, नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, अधिक उत्पादन क्षमता वाले बीजों का इस्तेमाल करके, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाकर अधिक से अधिक उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाता है। और जब 1960 के दशक में हरित क्रांति भारत में आई तो उसके बाद गेहूं का उत्पादन भारत में काफ़ी बढ़ गया। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध का उत्पादन बढ़ाना। जो हमारे भेड़ बकरी, हमारी जो कैटल्स हैं, गाय हैं, भेड़ बकरियां हैं, गाय भैंस की अच्छी किस्म से दूध का उत्पादन में बढ़ोतरी करना जो है वो श्वेत क्रांति कहलाता है। 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इसके अलावा किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई। तो ये सभी सुधारों से धीरे धीरे कृषि का विकास काफ़ी हद तक हुआ है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, जैसे कि पहले ही बताया, जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी प्रथा समाप्त करना जो है वो सबसे बड़ा संस्थागत सुधार था, क्योंकि जमींदारी प्रथा के कारण किसान जो हैं वो जमींदारों के चंगुल में फंसे रहते थे। अब कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान रहा है? 2010-11 में भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 52% कर्मचारी कार्यरत थे और पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र की कृषि में जो है वो अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। यानी एक तरीके से परिवार के सभी सदस्य कृषि में लगे होते हैं। देखने पे तो वो ऐसा लगता है कि सभी को रोजगार मिला हुआ है, परंतु अगर उन्हें हटा भी लें तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन तो कृषि में जो रोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। रोजगार के हमें देश का विकास करने के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जो हैं वो द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में करने चाहिए। खाद्य सुरक्षा क्या है? जैसे कि नाम से ही पता है, खाद्य सुरक्षा यानी खाद्यान्नों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्ध कराना, ये खाद्य सुरक्षा कहलाता है, यानी खाने के लिए। अभी कोरोना के समय में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में हुई कि लोगों को जब लॉकडाउन हुआ तो खाने की दिक्कत हुई और उसके लिए सरकार ने अनाज जो खाद्यान्न है उनका वितरण कराया गया, फ्री में किया गया। तो समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली, इसके 2 घटक हैं। पहला बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, यानी राशन की दुकानें। वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, जिससे कि सभी ज़रूरतमंद लोगों में राशन का वितरण किया जाता है। बफर स्टॉक यानी ऐसे समय के लिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए खाद्यान्नों का भंडारण करना वो बफर स्टॉक कहलाता है। तो उन्हीं, अभी आप सब भी इस चीज़ के गवाह हैं कि अभी आपातकालीन स्थिति भारत में आई हुई है। कोरोना के संकट के समय सबसे अधिक दिक्कत जो है वो खाद्यान्नों के वितरण की ही आई।
कि लोगों के पास अगर काम नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी वर्गों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली बहुत आवश्यक है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। यानी ये सभी किसकी जिम्मेदारी है? FCI। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS सुनिश्चित करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध कराती हैं। आपकी राशन की दुकानें जो हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ही आती हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य क्या हैं? पहला, सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी आम लोग जो हैं उनको सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। निर्धनों को भोजन प्राप्त करने में समर्थ बनाना। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना। समर्थन मूल्य यानी किसानों को दिया जाने वाला फसलों का एक निर्धारित मूल्य समर्थन मूल्य कहलाता है। अब वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी विश्व का एकीकरण होना। विश्व का एकीकरण आज इंटरनेट के ज़माने में पूरी दुनिया एक है। आप घर बैठे जो है कहीं दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी लोगों से बात कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पूरे विश्व का एक हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण की घटना औपनिवेश काल से ही मौजूद है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। यानी एक देश से कच्चा माल लेना, दूसरे देश से आयात और निर्यात जो है ये वैश्वीकरण पर ही आधारित है। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। सहायता यानी सब्सिडी, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हेल्प मिलती है, परंतु हमारे किसानों को इस तरह की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती। इसलिए विश्व स्तर पर भारत जो है वो एक कई उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद चावल में दूसरे नंबर पर है, चाय में पहले नंबर पर है, फिर भी भारत जो है वो उनसे कंपटीशन करने में असमर्थ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। इसे बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जाना जाता है। यानी बीजों की अच्छी क्वालिटी का आविष्कार करना, नए बीज, अधिक उपज शक्ति वाले, अधिक उत्पादन क्षमता वाले बीजों का आविष्कार करना जो है जीन क्रांति कहलाता है। आजकल कार्बनिक कृषि का अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित जो कीटनाशक कारखानों में निर्मित होते हैं उनके बिना की जाती है। तो कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक कृषि, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। तो कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक कृषि, ऑर्गेनिक वर्ड आपने ज़्यादा सुना है, कार्बनिक आपने नहीं सुना होगा। तो ऑर्गेनिक खेती जो की जाती है उसका चलन आजकल बहुत ज़्यादा है। इसमें जितने भी आपके रासायनिक उर्वरक हैं या कीटनाशक हैं उनके प्रयोग के बगैर जो है ये खेती नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीक़ों से की जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हमें पता चला कि उर्वरकों और कीटनाशकों का हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर असर बहुत बुरा पड़ता है और पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मृदा जो है उसकी उर्वरक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है रसायनों के अधिक प्रयोग से। इन रसायनों और उर्वरकों के बिना जो कृषि की जाती है उसे कार्बनिक कृषि कहते हैं, जिसे हम आजकल ऑर्गेनिक कृषि के नाम से ज़्यादा जानते हैं। भारतीय किसानों को शस्या परिवर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी
और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। शस्या परिवर्तन मतलब शस्य ऋतुएं 3 हैं, यानी बदल बदल कर फसलें जो हैं वो उगानी चाहिए। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी बुक की रीडिंग आप जितनी बार करेंगे उतनी बार चैप्टर और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। थैंक